नमस्कार, केमिस्ट्री स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सुबेदार यादव है एंड आई एम ए फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चुनार, मिर्ज़ापुर। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन सीरीज के अंतर्गत ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बेसिकली तीन तरह के होते हैं: इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन एंड सिग्मा ट्रॉपिक। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पर हमने पिछले वीडियो में डिटेल में चर्चा की थी। ये वीडियो साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए बनाया जा रहा है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं, इसको आप समझिए कि नाम से क्लियर है कि साइक्लो एडिशन हमेशा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में होते हैं। तो दो या दो से अधिक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल अगर आपस में ऐड हों और कोई साइक्लिक प्रोडक्ट बने तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में जो दोनों अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होने जा रहे होते हैं, उनके टर्मिनल कार्बन, जैसे आप यहाँ देखिए नीचे एक डाइसल्फाइड रिएक्शन का एग्जांपल दिया गया है जिसमें ब्यूटाडाइन डाइनोफाइल से रिएक्ट करके साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसमें ब्यूटाडाइन का कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ये डाइनोफाइल के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 से ऐड होते हैं। 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2 पाई बॉन्ड कंज्यूम होते हैं। आप इसका एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट में डाइन में 2 पाई बॉन्ड हैं और डाइनोफाइल में कुल 3 पाई बॉन्ड है, जबकि प्रोडक्ट में आप देखिए सिर्फ 1 ही पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ कंज्यूम हो गया और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने। दूसरी बात यह है कि जब भी आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन को देखेंगे, पढ़ेंगे अलग अलग बुक से, तो आपको देखने को मिलेगा कहीं 2+2 लिखा रहता है, कहीं 4+2 लिखा रहता है, कहीं 2+2+2 लिखा रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ 2+2 लिखा है, 2+2 साइक्लो एडिशन, तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड आपस में मिलने जा रहे हैं, पहले वाले मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर 4+2 साइक्लो एडिशन लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि पहले मॉलिक्यूल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप डाइसल्फाइड रिएक्शन में देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है ये समझाने के लिए कि क्या हर साइक्लो एडिशन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होगा। जैसे यहाँ आप देखिए कि ब्यूटीन का एग्जाम्पल ले रखा है हमने। यहाँ एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उससे डाइजोमेथेन रिएक्ट कर रहा है। डाइजोमेथेन का नीचे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी अनसैचुरेटेड है। जब दोनों को अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो आप यहाँ देखिए साइक्लोप्रोपेन एक कंपाउंड बनता है जो एक साइक्लिक प्रोडक्ट है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि चूँकि ब्यूटीन भी अनसैचुरेटेड है, डाइजोमेथेन भी अनसैचुरेटेड है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होगा? ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की जो 3 कंडीशन हैं उसमें एक कंडीशन ये भी है कि रिएक्शन जो है कंसर्टेड मोड में होता है, जबकि ये रिएक्शन कंसर्टेड नहीं है, स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बीन बनता है, आप यहाँ देखिए CH2 जो मेथिलीन है कार्बीन है, और ये कार्बीन रिएक्ट करता है जो दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे सेकेंड स्टेप में, और तब जा कर के प्रोडक्ट बनता है। तो ये कार्बीन बनता है कि नहीं बनता है, इसको चेक करने के लिए ट्रैपिंग मैकेनिज्म से आप कार्बीन को पकड़ सकते हैं, जिससे पता चलता है कि एक स्टेप रिएक्शन है, कंसर्टेड रिएक्शन नहीं, इसलिए पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके अगर कोई साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दोनों के बीच में 2 नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि कैसे आपस में जुड़ते हैं, दोनों अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो आप समझिए कि दोनों अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के टर्मिनल कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है जब p ऑर्बिटल इंड टू इंड ओवरलैपिंग करते हैं। तो और यहाँ एक बात और समझने वाली है कि 2 p ऑर्बिटल अगर यहाँ मिलकर के सिग्मा बॉन्ड कहीं बना रहे हैं तो वो तभी बॉन्ड बन सकता है जब दोनों सेम फेज में ओवरलैप कर रहे हों। अगर दोनों p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का फेज डिफरेंट है तो वो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस ओवरलैपिंग का तरीका 2 तरह से हो सकता है। पहला तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं सुप्राफेशियल ओवरलैपिंग। एक इथिलीन मॉलिक्यूल के दोनों ऑर्बिटल दूसरे इथिलीन मॉलिक्यूल के दोनों ऑर्बिटल सेम फेज या सेम फेस जिसको हम लोग कहते हैं सेम फेस में ओवरलैप करें। इन दोनों का सेंटर यहाँ कॉमन है,
ये दोनों ऑर्बिटल ये इससे ओवरलैप कर रहा है, ये इससे ओवरलैप कर रहा है, दोनों सेम फेस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग सुप्राफेशियल ओवरलैपिंग कहते हैं। आप लेफ्ट साइड में इसको देख सकते हैं, दोनों एरो एक तरफ है, या इसको आप यहाँ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि दोनों सेम फेस में ओवरलैप कर रहे हैं। एक दूसरी भी पॉसिबिलिटी होती है ओवरलैप करने की कि दोनों जो मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आपस में ओवरलैप करने जा रहे हैं, उसमें एक कार्बन पर तो एक फेस में ओवरलैपिंग हो और दूसरे कार्बन पर उसके अपोजिट फेस में ओवरलैपिंग हो। इसको हम लोग इंटरफेशियल कहते हैं, इंटरफेशियल कहते हैं ओवरलैपिंग। और इंटरफेशियल को ए से डिनोट किया जाता है। आप नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में कि यहाँ ये 2+2 पाई का थर्मल एक कंडीशन दिखाया गया है। यहाँ पहले वाले इथिलीन का जो दूसरा एथिलीन है उससे एक ऑर्बिटल तो सेम फेज में ओवरलैप कर रहा है, जबकि जो दूसरे इंड का ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करने जा रहा है। तो यहाँ प्लस इस माइनस फेस से ओवरलैप नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे कार्बन पर अपोजिट फेस में जाकर के ओवरलैप कर रहा है। अगर इस तरह की ओवरलैपिंग हो तो इसको हम लोग इंटरफेशियल ओवरलैपिंग कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग को हम दो तरीके से समझेंगे, क्या सुप्राफेशियल ओवरलैपिंग होकर के बॉन्डिंग हो रही है कि इंटरफेशियल ओवरलैपिंग होकर के बॉन्डिंग हो रही है। जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हम डिस्कस करेंगे, उसमें दो ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सभी जानते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन या तो थर्मली पॉसिबल है या तो फोटोकेमिकली पॉसिबल हैं। लेकिन अगर थर्मली हो रहा है तो सुप्राफेशियल ओवरलैपिंग से हो रहा है कि इंटरफेशियल एडिशन हो रहा है। आप इस बात को समझिए कि अगर थर्मल रिएक्शन हो रहा है तो सुप्राफेशियल एडिशन हो रहा है कि इंटरफेशियल एडिशन हो रहा है, या अगर वो रिएक्शन फोटोकेमिकल हो रहा है तो वो सुप्राफेशियल हो रहा है कि इंटरफेशियल हो रहा है। ये हमको समझना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है इस टॉपिक के डिस्कशन का कि चाहे सुप्राफेशियल एडिशन हो रहा हो या इंटरफेशियल एडिशन हो रहा हो, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ये बात हमको डिस्कस करना है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब रिएक्शन फोटोकेमिकली कराया जाता है तो हमेशा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मॉलिक्यूलर एटो थ्योरी में जो HOMO होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का जो HOMO होगा, जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उसका HOMO हमेशा चेंज हो जाएगा। जो मेथड ऑफ स्टडी है, इसको हम लोग अगर आगे चल करके बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे इसमें, तो किन किन मेथड से हम इसको स्टडी करके देखेंगे कि रिएक्शन सुप्राफेशियल होगा कि रिएक्शन इंटरफेशियल होगा, या थर्मल मोड में होगा तो सुप्रा होगा कि इंटरा होगा, या फोटोकेमिकल होगा तो सुप्रा होगा कि इंटरा होगा। तो तीन मेथड्स बेसिकली हैं। एक मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं वुडवर्ड हाफमैन रूल्स कोरिलेशन डायग्राम। यहाँ हम लोग यम सिमेट्री रिएक्टेंट की और यम सिमेट्री प्रोडक्ट की दोनों को कोरिलेट करते हैं और कोरिलेट करके देखते हैं कि क्या दोनों की सिमेट्री सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे 2+2 साइक्लोएडिशन में देखिए इथिलीन इथिलीन मिल करके साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर दोनों की यम सिमेट्री सेम है, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री कंजर्व कर रही है, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कि रिएक्शन अलाउड है। अगर यम सिमेट्री कंजर्व नहीं हो रही है तो हम लोग कहेंगे कि ये रिएक्शन फॉरबिडन होगा, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। एक दूसरा मेथड है जिससे हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं FMO मेथड या फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट का HOMO लेते हैं और दूसरे रिएक्टेंट का LUMO लेते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि एक रिएक्टेंट का HOMO और दूसरे रिएक्टेंट का LUMO लेते हैं और दोनों को सुप्रा और इंटारा मैच करा करके, चाहे सुप्राफेशियल चाहे इंटरफेशियल, वो थर्मल कंडीशन में भी हो सकता है, वो फोटोकेमिकल कंडीशन में भी हो सकता है, मैच करा करके देखते हैं। अगर जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, अगर उनका फेज सेम है, अगर उनका फेज सेम है तब तो वो बॉन्ड बनेगा। जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं बॉन्ड बना, आप फिर से समझिए कि जो ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप करने जा रहे हैं, अगर उनका फेज सेम है तब तो बॉन्ड बनेगा और वो प्रोसेस अलाउड होगा। अगर वो डिफरेंट फेज में ओवरलैप करने जा रहे हैं, किसी एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव फेज है, किसी दूसरे ऑर्बिटल का नेगेटिव फेज है, तो समझ लीजिए कि वो बॉन्डिंग नहीं होने वाली है और रिएक्शन फॉरबिडन होगा। एक तीसरा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं PMO मेथड, परटर्बेशनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड या हैकल-मोबियस रूल, जो ट्रांजिशन स्टेट के एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नेचर पर डिपेंड करता है। और ये तीनों ही मेथड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड हैं। तो आगे बढ़ने से पहले
हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को ये चेक करना चाहते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड होगा थर्मली या फोटोकेमिकली कि नहीं, तो कोरिलेशन डायग्राम में रिएक्टेंट की एम सिमेट्री और प्रोडक्ट की एम सिमेट्री अगर सेम है तब तो रिएक्शन प्रोसीड होगा, अगर सेम नहीं है तो रिएक्शन फॉरबिडन होगा। इसी तरह से एफएमओ मेथड में अगर एक रिएक्टेंट का एचओएमओ दूसरे का एलयूएमओ दोनों अगर ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाने जा रहे हैं तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, अगर उनके लोब्स का सेम फेज होगा, चाहे सुप्राफेशियल हो चाहे इंटराफेशियल हो, तब तो वो बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज वो बॉन्डिंग नहीं होगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 2+2 साइक्लोएडिशन का डिस्कस करने के लिए कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, थर्मल होगा कि फोटोकेमिकल होगा, सुप्रा होगा कि इंटारा होगा। तो आप इस बात को समझिए कि हम 2+2 साइक्लोएडिशन अगर ले रहे हैं तो दो इथिलीन मालिक्यूल आपस में मिलने जा रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ दो इथिलीन मालिक्यूल आपस में मिलने जा रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया पहले इथिलीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 2+2 पाई साइक्लोएडिशन रिएक्शन। और यहाँ देखिए 2 नए सिग्मा बॉन्ड भी बन रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझिए यहाँ कि एक इथिलीन का जब हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे अगर किसी मॉलिक्यूल को आप देखिए और उनकी सिमेट्री क्या होगी, तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ एक इथिलीन है, इसका मतलब ये इथिलीन मॉलिक्यूल है और ये इथिलीन भी मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल के बारे में आप देखिए तो एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पी ऑर्बिटल मिल करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो दोनों पी ऑर्बिटल आपस में 2 तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, एक बॉन्डिंग पाई और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। यही सेम कंडीशन इस दूसरे वाले भी इथिलीन मॉलिक्यूल में होगी, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो आप कहेंगे कि कुल मिलाकर के दोनों मॉलिक्यूल को देखा जाए तो 4 तरह के ऑर्बिटल हैं, एक एथिलीन का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, दूसरे एथिलीन का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो इन चारों ऑर्बिटल की अगर हम मिलाने जा रहे हैं तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इनके ऑर्बिटल को हम करें तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। और वो 4 पॉसिबिलिटी ये है ψ1 ψ2 ψ3 ψ4। और 4 ऑर्बिटल के में अगर आप साइन भरते हैं लोब्स में तो कैसे भरते हैं, जैसे हम लोगों ने ब्यूटाडाइन के केस में देखा है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप देखिए सबसे नीचे वाला ऑर्बिटल ये है ψ1 और ये इथिलीन, ये एक इथिलीन का ऑर्बिटल है, दूसरे इथिलीन का ऑर्बिटल है। 4 पॉसिबिलिटी जो बनी हुई है मैंने बताया आपको पहले। तो आप इसमें इन ऑर्बिटल्स में साइन को भरिए। देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, प्लस 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 प्लस, ये हो गया। दूसरे वाले में चलिए ब्यूटाडाइन की तरफ, प्लस प्लस माइनस माइनस। तीसरे वाले में चलिए प्लस माइनस माइनस प्लस। चौथे वाले में चलिए प्लस माइनस प्लस माइनस। ये 4 ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है, अभी बॉन्ड नहीं बनाए हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कंबाइन कर सकते हैं 4 तरीके से। और इन 4 ऑर्बिटल्स में आप देखिए ψ1 ψ2 ψ3 ψ4, इन 4 ऑर्बिटल्स में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ψ1 ऑर्बिटल में आप देखिए कि 2 मिरर प्लेन सिमेट्री है। अगर आप यहाँ से आधे पर डिवाइड करेंगे तो भी आधा आधे का मिरर इमेज हो सकता है या नहीं हो सकता, और आप यहाँ से अगर वर्टिकल करेंगे तो भी आप देखेंगे कि आधा आधे का मिरर इमेज हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ψ1 ψ2 ψ3 ψ4 सभी में 2 मिरर प्लेन सिमेट्री पॉसिबल है। इसलिए यहाँ हम दोनों ही प्लेन में उसका मिरर सिमेट्री देखेंगे। जैसे इस ऑर्बिटल को आप देखिए, ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन 1 है। आप इस प्लेन को देखिए, प्लेन नंबर 1 है। अगर यहाँ बीच में मिरर रख दीजिए तो आप देखिए कि प्लेन 1 में आधा आधे का मिरर इमेज है, इसलिए पाई एस। और आप प्लेन 2 में भी ऐसे आप मिरर रख के देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे मिरर रखिए, सॉरी, अगर आप यहाँ ये ऐसे एक मिरर रखिए तो आप देखिए कि ये माइनस माइनस का मिरर इमेज, ये प्लस प्लस का मिरर इमेज, ये प्लस इस प्लस का मिरर इमेज, ये माइनस इस माइनस का मिरर इमेज। इसका मतलब प्लेन नंबर 2 में भी ये सिमेट्रिकल होगा। तो इसका जो सिमेट्री होगा, ये चूँकि पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल है इसलिए पाई एस एस, दोनों सिमेट्री हो गया। प्लेन नंबर 1 में भी सिमेट्रिकल है, प्लेन नंबर 2 में भी सिमेट्रिकल है। अब आप ψ2 में आइए, यहाँ प्लेन नंबर 1 में देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अगर आप यहाँ मिरर रखते हैं तो ये मिरर इमेज नहीं होंगे आपस में, इसलिए प्लेन नंबर 1 में ये एंटी सिमेट्रिकल होगा। लेकिन प्लेन नंबर 2, जो ये प्लेन नंबर लिखा गया है सबके लिए, प्लेन नंबर 2 जो है, यहाँ आप अगर प्लेन रखते हैं, देखिए माइनस माइनस का मिरर इमेज, ये प्लस प्लस का मिरर इमेज, ये माइनस इस माइनस का मिरर इमेज, ये प्लस इस प्लस का मिरर इमेज। इसका मतलब कि प्लेन नंबर 2 में सिमेट्रिकल है। तो जो साइड 2 होगा उसकी सिमेट्री होगी ए एस।
इसी तरह से अगर आप साई 3 में आते हैं तो पहले प्लेन 1 में सिमेट्री देखिए। प्लेन 1 में ऐसे आप अगर यहाँ मिरर रखते हैं तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। इसका मतलब प्लेन नंबर 1 में ए आर्बिटल सिमेट्रिकल होगा। और प्लेन नंबर 2 में अगर आप देखते हैं तो इधर माइनस इधर प्लस है, कभी मिरर इमेज नहीं होगा तो एंटी सिमेट्रिकल होगा। तो आप कह देंगे साई 3 की जो आर्बिटल है उसकी सिमेट्री होगी एस ए। इसी तरह से अगर आप साई 4 में आइए तो प्लेन नंबर 1 में आप देखिए, प्लेन नंबर 1 में जैसे मिरर रखते हैं तो माइनस ए प्लस है, एंटी सिमेट्रिकल हो गया क्योंकि यहाँ ये प्लस है माइनस है, मिरर इमेज नहीं होगा। इस तरह से प्लेन नंबर 2 में जैसे आप मिरर रखते हैं ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब ये भी मिरर इमेज नहीं होगा तो ये भी एंटी सिमेट्रिकल होगा। अब आप इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है। तो अब ये ओवरलैप अगर करेंगे, देखिए इन टू कार्बन नंबर 1 इस कार्बन नंबर 1 से ओवरलैप कर रहा है, कार्बन नंबर 2 इस कार्बन नंबर 2 से ओवरलैप कर रहा है। तो साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 के चारों को अगर हम ओवरलैप करा करके देखें आर्बिटल को, इंड टू इंड जैसे हैं वैसे इनको ओवरलैप करा दें तो हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई बॉन्ड से हमेशा ही कम होती है। इसलिए आप एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए इस आर्बिटल को मैंने नीचे लिखा हुआ है, इस लाइन में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इस लाइन में आप लिखेंगे तो पाई के इक्विवेलेंट सिग्मा की एनर्जी हो जाएगी, जबकि ये सिग्मा की एनर्जी क्या होती है, पाई से कम होती है। इसलिए इसको थोड़ा नीचे करके लिखा गया है और सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना दिया गया है। आप देखिए इनको इन टू ओवरलैप करा दिया तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इनकी सिमेट्री अगर आप देखिए तो मिरर प्लेन में आप देखिए, चूंकि इसी आर्बिटल को मैंने मैच कराया है इसलिए जो सिमेट्री यहाँ है वैसे सिमेट्री यहाँ होगी। आप यहाँ देखिए कि प्लेन नंबर 1 में अगर आप मिरर रखते हैं तो प्लस 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 ये सब सिमेट्रिकल है। अब प्लेन नंबर 2 में भी आप ऐसे मिरर रखते हैं तो भी सिमेट्रिकल है। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड में ये एस एस सिमेट्री रखेगा। इसी तरह से आप अगर इसको देखिए दूसरे आर्बिटल को, जो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, इसमें चूँकि 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो 4 सिग्मा आर्बिटल में 2 बॉन्डिंग होंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग होंगे। आप इसको भी समझिए कि 2 सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनने में 4 आर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 4 तरह की पॉसिबिलिटी होगी ना। एक सिग्मा 1, सिग्मा 2, ये सिग्मा स्टार 2 और सिग्मा स्टार 1, ये 4 आर्बिटल बने होंगे। अब आप देखिए इस आर्बिटल को देखिए, अब आप यहीं से देखिए कि अगर इस प्लस माइनस को आपस में ओवरलैप करा जाए तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, जबकि साई 3 के प्लस प्लस ओवरलैप कर सकता है, माइनस माइनस ओवरलैप कर सकता है। इसलिए साई 3 ही ओवरलैप करके यहाँ दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो साई 3 की एनर्जी यहाँ से घट करके यहाँ चली आएगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए प्लस प्लस से ओवरलैप किया है, माइनस माइनस से ओवरलैप किया है। तो अब इसकी अगर आप प्लेन नंबर 1 और प्लेन नंबर 2 में सिमेट्री देखेंगे तो प्लेन नंबर 1 में ये सिमेट्रिकल दिखेगा और प्लेन नंबर 2 में ये एंटी सिमेट्रिकल दिखेगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, दोनों मिरर इमेज नहीं होंगे। इसी तरह से ये प्लस माइनस आपस में ओवरलैप नहीं होंगे तो साई 2 की एनर्जी बढ़ करके यहाँ सिग्मा स्टार 2 में चली जाएगी। तो अब आप इसको देखिए कि ये प्लस माइनस था ना, प्लस माइनस था, तो ये प्लस माइनस है। अब अगर आप इसको पहले प्लेन में मिरर रखेंगे, प्लेन नंबर 1 में, तो यहाँ आप देखिए कि ये इसका मिरर इमेज नहीं है, इसलिए प्लेन 1 में एंटी सिमेट्रिकल। और प्लेन 2 में अगर आप मिरर रखते हैं तो देखिए प्लस प्लस का मिरर इमेज, माइनस माइनस का मिरर इमेज, तो ये सिमेट्रिकल हो जाता है। इसी तरह से चौथा वाला जो आर्बिटल साई 4 था ये यहाँ पहुँच गया है सिग्मा 1 स्टार में। तो इसको भी आप देखिए कि ये प्लस माइनस था, ये माइनस प्लस था, यहाँ ओवरलैप करके प्लस माइनस और माइनस प्लस बना दिया। तो यहाँ पहले प्लेन में अगर आप मिरर रखते हैं तो भी एंटी सिमेट्रिकल और दूसरे में रखते हैं तो भी एंटी सिमेट्रिकल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सा आर्बिटल सिमेट्रिकल होगा। 2 तरह की सिमेट्री है, कौन एस ए होगा, कौन ए एस होगा। और फिर आप यहाँ देखिए सबस्ट्रेट साइड में देखिए, रिएक्टेंट साइड में देखिए, यहाँ चूंकि 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन साई 1 में होंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन साई 2 में होंगे। तो साई 2 विल बिहेव लाइक एन HOMO। जबकि यहाँ प्रोडक्ट साइड में देखिए 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सिग्मा बॉन्ड में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर इनकी फिलिंग आप करेंगे हुन रूल के अकॉर्डिंग तो सिग्मा 1 में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिग्मा 2 विल बिहेव लाइक एन HOMO एंड सिग्मा 2 स्टार बिहेव लाइक एन LUMO ऑर्बिटल। अब हमारा जो टारगेट वो ये है कि अगर हम इस रिएक्शन को वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम से चेक करें कि ये रिएक्शन थर्मल होगा कि रिएक्शन फोटोकेमिकल होगा, तो यहाँ देखिए हमने ये एथिलीन ले लिया प्लस एक एथिलीन ले लिया, इसको हीट कर दिया और हमने यहाँ देखा कि ये साइक्लोब्यूटेन कंपाउंड बना हुआ है और इसमें 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि चूँकि थर्मल कंडीशन में कोई एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हम लोग पहले से जानते हैं। जब फोटोकेमिकली करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। तो हम
psi1, psi2, psi3, psi4 की सिमेट्री को लिखेंगे। देखिए psi1 में SS, psi2 AS, psi3 SA और psi4 A। इसी तरह से इधर सिग्मा 1 SS, सिग्मा 2 SA, सिग्मा 2 स्टार AS एंड सिग्मा 1 स्टार AA। और पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि इधर सिग्मा 2 HOMO है, इधर psi2 HOMO है। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री को कंपेयर करके देखिए कि यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड में एक SS सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट साइड में भी एक SS सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में एक AS ऑर्बिटल है जिसकी सिमेट्री AS है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कोई भी ऐसा AS ऑर्बिटल नहीं है जो AS सिमेट्री वाला ऑर्बिटल हो जिसके पास कि 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो आप एक ऑर्बिटल है यहाँ जरूर AS, लेकिन उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्री कंजर्व नहीं हो रही है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक SA ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्ट साइड में देखिए कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। एक ऐसे ऑर्बिटल है सिग्मा 2 जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सिमेट्री कंजर्व नहीं हो रही है। psi4 को देखिए तो यहाँ AA ऑर्बिटल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिग्मा 1 स्टार एक AA ऑर्बिटल, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपका अगर आप टोटल में देखेंगे तो यहाँ 2 ऐसे ऑर्बिटल रिएक्टेंट साइड में हैं, वैसा ऑर्बिटल आपको प्रोडक्ट साइड में नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की सिमेट्री प्रोडक्ट में कंजर्व नहीं हो रही है, इसलिए ये प्रोसेस थर्मली फॉरबिडन होगा, कभी भी हीट करने से ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। अब अगर हम इसको चेक करें कि क्या ये रिएक्शन फोटोकेमिकली पॉसिबल है कि नहीं, तो हम सभी जानते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब भी हम फोटो इरेडिएट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और HOMO चेंज हो जाता है। तो जो हमारा psi2 HOMO था उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के psi3 में चला गया। अब psi3 विल बिहेव लाइक एन HOMO। इस तरह प्रोडक्ट साइड में देखिए psi2 जो हम सिग्मा 2 जो था उसके 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के सिग्मा 2 स्टार में चला गया। अब सिग्मा 2 स्टार विल बिहेव लाइक एन HOMO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन सबको कंपेयर करें तो यहाँ SS सिमेट्री वाला एक ऑर्बिटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी SS सिमेट्री वाला एक ऑर्बिटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से रिएक्टेंट में AS सिमेट्री वाला एक ऑर्बिटल है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी देखिए आप AS सिमेट्री वाला एक ऑर्बिटल जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से आप देखिए कि रिएक्टेंट में SA सिमेट्री वाला एक ऑर्बिटल इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी SA सिमेट्री वाला एक ऑर्बिटल इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और रिएक्टेंट में AA सिमेट्री वाला एक ऑर्बिटल है, तो प्रोडक्ट में भी AA सिमेट्री वाला एक ऑर्बिटल इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप टोटल में देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिएक्टेंट में जैसी सिमेट्री वाले ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, प्रोडक्ट में भी वैसे ही सिमेट्री वाले ऑर्बिटल दिख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की सिमेट्री प्रोडक्ट में कंजर्व हो रही है, इसलिए ये प्रोसेस जो है सिमेट्री अलाउड प्रोसेस होगा। तो आप कहेंगे कि अगर 2+2 साइक्लोएडिशन अगर देखें तो हमेशा फोटो इरेडिएट करने से होगा, कभी भी थर्मली नहीं होगा। एक बात का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमको नहीं देखना है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, ये देखना है कि ऐसा सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है तो उस तरह भी वैसा ही सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं कि नहीं हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी रिएक्शन को FMO मेथड से अगर हम लोग देखें तो FMO मेथड में बात बहुत क्लियर कट हमने पहले बता दिया था कि जो 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने जा रहे हैं, दोनों इंड के दोनों अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के जो इंड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, अगर उनके ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के फेज सेम होंगे तब तो वो बॉन्ड बनेगा, अगर फेज सेम नहीं होंगे तो वो बॉन्ड नहीं बनेगा। एक बात। दूसरी बात कि एक मॉलिक्यूल का HOMO ऑर्बिटल लेते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल का LUMO ऑर्बिटल लेते हैं, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल लेते हैं हम। तो अब यहाँ आप देखिए कि अगर इस इथिलीन का आप HOMO ले लीजिए, पहले वाले इथिलीन का HOMO ले लीजिए तो उसका प्लस प्लस साइन होगा, और दूसरे वाले इथिलीन का LUMO लीजिए तो उसका प्लस और माइनस साइन होगा। अब दोनों को अगर आप सुप्राफेशियल इसको भी सेम फेस में अगर आप ओवरलैप कराएं तो सुप्राफेशियल होगा, तो ये प्लस प्लस से तो ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस से ओवरलैप नहीं करेगा। तो चूंकि जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनका फेज सेम नहीं है, इसलिए ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप कहेंगे कि सुप्राफेशियल ये रिएक्शन कभी भी थर्मली नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को एक ऑर्बिटल सुप्राफेशियल ओवरलैप कर रहा हो, दूसरा ऑर्बिटल एंटाराफेशियल ओवरलैप कर रहा हो, तो सिमेट्रिकल देखने में लग रहा है कि रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ज्योमेट्री कहती है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा ऑर्बिटल ये
कार्बन नंबर 1 इस कार्बन नंबर 1 से अगर ओवरलैप करे तो बॉन्ड बना सकता है सिग्मा, लेकिन ये कार्बन नंबर 2 इस कार्बन नंबर 2 से सुप्राफेसियल ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। इंटराफेसियल ओवरलैपिंग करने के लिए इसको यहाँ तक स्ट्रेच होकर के यहाँ जा करके इनटू ओवरलैपिंग करना होगा। तो क्या ये बॉन्ड इतना लंबा तक स्ट्रेच होकर के ओवरलैप कर सकता है? तो ज्योमेट्री कहती है कि इतना स्ट्रेचिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इंटराफेसियल भी सिमेट्रिकल भले देखने में लाउड लग रहा है, लेकिन ज्योमेट्री कहती है कि नहीं ये फॉरबिडन है। इसलिए आप ओवरऑल में ये कहेंगे कि हीट करने से कभी भी ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल करवाना चाहें तो हमने कहा था कि एक का HOMO लेते हैं और दूसरे का LUMO लेते हैं। तो एक मालिक्यूल को आप एक्साइड करवाइए, 2 इथीन मालिक्यूल हैं, इसमें एक को एक्साइड करवाइए। तो जिसको आप एक्साइड करवाएंगे उसका पाई स्टार HOMO की तरह हो जाएगा और दूसरे वाले का पाई स्टार LUMO की तरह बिहेव करेगा जो ग्राउंड स्टेट में है। तो एक का पाई स्टार आप देख लीजिए HOMO की तरह है, इसमें प्लस माइनस साइन है, और दूसरे का पाई स्टार जो LUMO है वो प्लस माइनस है। तो अब अगर इनको आप सुप्राफेसियल ओवरलैप करवाएंगे तो देखिए इसका प्लस इसके प्लस से ओवरलैप कर रहा है, इसका माइनस इसके माइनस ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब कि ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है और ये एक अलाउड प्रोसेस होगा। तो यहाँ ये बात समझ में आती है, चाहे आप कोरिलेशन डायग्राम से देखिए चाहे FMO मेथड से देखिए, कि 2+2 साइक्लोएडिशन कभी भी थर्मली संभव नहीं है, जबकि 2+2 साइक्लोएडिशन फोटोकेमिकली पॉसिबल है। तो जो कंक्लूजन है 2+2 साइक्लोएडिशन का कि ये एक थर्मली फॉरबिडन प्रोसेस है, हीट करेंगे तो 2+2 रिएक्शन नहीं होगा, और फोटोकेमिकली ये अलाउड प्रोसेस है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं, डायल्सेल्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें 4+2 साइक्लोएडिशन हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला मालिक्यूल जो अनसैचुरेटेड मालिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए आप, ये ब्यूटाडाइन है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरा मालिक्यूल जो है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब 1 पाई बॉन्ड है जो इथिलीन है। तो एक डाइन है, एक डाइनोफाइल है, और ये साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप यहीं से देख लीजिए, आपको लगेगा कार्बन नंबर 1 से जुड़ रहा है, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 4 से जुड़ रहा है। तो कार्बन नंबर 2 और 4 के बीच में यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बना है, और कार्बन नंबर 1 और 1 के बीच में एक यहाँ नया सिग्मा बॉन्ड बना है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, इस प्रोडक्ट में एक नया पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है। यहाँ कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं था, जबकि यहाँ कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में एक पाई बॉन्ड बन गया, तो एक नया पाई बॉन्ड बन रहा है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब कि आपके प्रोडक्ट में अगर आप ऑर्बिटल को देखेंगे तो इस जो पाई बॉन्ड बना है उसमें 2 p ऑर्बिटल हैं, और जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होना चाहिए पाई का, ये एक पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए। इसी तरह से अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनने में 4 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। इसका मतलब 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए प्रोडक्ट में सिग्मा के, जिसमें से 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग होनी चाहिए। आप देखिए सिग्मा 1 बॉन्डिंग बना है, सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग है, जबकि सिग्मा 2 स्टार एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 1 स्टार एंटी बॉन्डिंग है। अब आप रिएक्टेंट साइड में आ जाइए। रिएक्टेंट साइड में देखिए कि यहाँ हमारा जो ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है इसमें कुल 2 पाई बॉन्ड हैं, 4 p ऑर्बिटल हैं। अगर 4 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो हम लोग अपने पहले वीडियो में हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है और कितने ऑर्बिटल्स आपस में बन सकते हैं। तो ब्यूटाडाइन का आप देखिए कि 4 p ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, psi1 psi2 psi3 psi4। ये psi1 है, ये psi2 है, ये psi3 है और ये psi4 है। और कैसे इनमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इसको भी मैंने पहले लेक्चर के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि प्लस 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 प्लस, दूसरा वाले में प्लस प्लस माइनस माइनस, तीसरा वाले में प्लस माइनस माइनस प्लस, चौथे में प्लस माइनस प्लस माइनस। जो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है डाइनोफाइल जो इथिलीन है, उसमें 1 पाई बॉन्ड है तो 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए होंगे। अगर 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये इसको भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में। तो आप कहेंगे कि एक बॉन्डिंग होगा पाई और एक एंटी बॉन्डिंग होगा, और वो ये है प्लस प्लस और प्लस माइनस। अब अगर इस इथिलीन और ब्यूटाडाइन सब के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप एक साथ एनर्जी में कंपेयर करें तो ये सीक्वेंस मिलता है। सबसे कम एनर्जी होती है psi1 की, उसके बाद होती है पाई की, उसके बाद होती है psi2 की, उसके बाद होती है psi3 की, फिर पाई स्टार की, फिर psi4 की। और चूँकि ब्यूटाडाइन में
पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कैसे होगा? पहला साई 1 में होगा, दूसरा साई 2 में होगा, और इथिलीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी फिलिंग कैसे होगी? उसके दोनों इलेक्ट्रॉन पाई में भरे जाएंगे। तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि अगर आप ब्यूटाडाइन के केस में स्पेशली देखें तो ब्यूटाडाइन का साई 2 HOMO है। ध्यान रखिए कि ब्यूटाडाइन का साई 2 HOMO है और साई 3 LUMO है। लेकिन अगर आप इथिलीन का देखिए तो इथिलीन का ये पाई HOMO है और पाई स्टार LUMO है। ये ध्यान रखना है हमको कि यहाँ हम एक साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी एनर्जी को एक साथ हमने अरेंज करके रखा हुआ है। तो हम कहेंगे कि ब्यूटाडाइन के केस में साई 2 HOMO होगा और साई 3 LUMO होगा, जबकि पाई के इथिलीन के केस में पाई जो है वो HOMO होगा यहाँ और पाई स्टार LUMO होगा। ये बात मैं इतना जोर देकर के इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप FMO मेथड में इसका रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ एक का HOMO और दूसरे का LUMO लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ जोर देकर के इस बात को समझा रहा हूँ। अब आप समझिए कि अगर यहाँ ब्यूटाडाइन और इथिलीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन नंबर 1 ब्यूटाडाइन का कार्बन नंबर 1 इथिलीन के p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए होंगे, और कार्बन नंबर 4 ब्यूटाडाइन के कार्बन नंबर 2 के p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए होंगे। तो ये ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाने की ओवरलैपिंग है। तो 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 2 स्टार एंड सिग्मा 1 स्टार। इसमें भी आप ध्यान रखिए कि ये जो साइन का फीलिंग है इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो इसको भी ब्यूटाडाइन की तरह ही समझ लीजिए कि प्लस 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 प्लस। यहाँ सबसे पहले इसमें प्लस भरेंगे, फिर इसमें प्लस, फिर इसमें प्लस, फिर इसमें प्लस। दूसरे वाले में प्लस प्लस माइनस माइनस। यहाँ आप देखिए, यहाँ शुरू करेंगे प्लस 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 प्लस, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरह से फिलिंग करेंगे आप इलेक्ट्रॉन्स का, साई का नोटेशंस का। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ध्यान रखिए कि जो सिग्मा 1 ऑर्बिटल है हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, चूँकि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, इसलिए ये साई 1 से इसकी एनर्जी देखिए, ये पाई है ना, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड से नीचे इस ऑर्बिटल को इसलिए लिखा गया है कि ताकि इसकी ये पता चले कि इसकी एनर्जी कम है, क्योंकि यहाँ हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक एनर्जी का एरो दे रखा है। तो ये इस लेवल पर एनर्जी है और ये इस लेवल पर एनर्जी है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट साइड में भी जो सभी ऑर्बिटल बने हुए हैं इन सब का एम सिमेट्री डिटरमाइन करते हैं, और रिएक्टेंट साइड में भी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमने 2+2 साइक्लोएडिशन में 2 प्लेन में देखा था कि मिरर प्लेन पॉसिबल है, जबकि यहाँ सिर्फ एक ही। आप इसके मिड में रखिए, इसमें 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 सिर्फ ये वर्टिकल ही एक प्लेन है जहाँ मिरर प्लेन पॉसिबल है, जिससे 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, तो या बाइसेक्ट हो सकता है। तो इसलिए साई 1 सिमेट्रिकल है, साई 2 में मिरर यहाँ रखेंगे तो सिमेट्रिकल, ये पाई में रखेंगे तो यहाँ सिमेट्रिकल, यहाँ साई 2 में रखेंगे तो एंटी सिमेट्रिकल, यहाँ साई 3 में यहाँ मिरर रखेंगे, देखिए माइनस माइनस का मिरर में तो सिमेट्रिकल। इस तरह से पाई स्टार में आप यहाँ मिरर रखेंगे तो प्लस माइनस है तो एंटी सिमेट्रिकल। इस तरह से साई 4 में आप यहाँ रखेंगे तो एंटी सिमेट्रिकल। ठीक इस तरह से आप प्रोडक्ट साइड में भी आप देखिए सिग्मा 1 में अगर आप ये कि यहाँ मिरर रखते हैं ऐसे, तो ये आधा आधे का मिरर इमेज, प्लस प्लस का मिरर इमेज, माइनस माइनस का मिरर इमेज, तो ये सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हो गया। इस तरह से अगर आप यहाँ मिरर रखते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, मिरर इमेज नहीं हो सकता तो एंटी सिमेट्रिकल हो गया। आप यहाँ मिरर रखते हैं तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये सिमेट्रिकल हो गया। अगर आप यहाँ मिरर रखते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, एंटी सिमेट्रिकल हो गया। अगर आप यहाँ मिरर रखते हैं तो ये प्लस इस प्लस का मिरर इमेज, ये माइनस इस माइनस का मिरर इमेज, तो सिमेट्रिकल हो गया। आप यहाँ मिरर रखते हैं तो ये प्लस इस माइनस का मिरर इमेज नहीं होगा तो एंटी सिमेट्रिकल हो गया। अब यहाँ चूँकि 2 नए सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बना है, तो कुल मिलाकर के इस सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, नए वाले में सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, नए पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। इस तरह से आप इनके ऑर्बिटल के सिमेट्री को समझ लीजिए। और फिर आगे हम लोग क्या करेंगे कि इनको इस रिएक्शन को देख रहे हैं कि अगर इसको वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम से हम देखें, तो अगर हम देखें कि रिएक्शन थर्मली पॉसिबल है कि थर्मली पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम इस रिएक्शन को थर्मली देखते हैं तो रिएक्टेंट की हम सिमेट्री हमने इधर लिख रखी है, साई 1 पाई, साई 2 पाई, साई 3 पाई स्टार, साई 4। इस तरह से प्रोडक्ट की सिमेट्री सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई, पाई स्टार, सिग्मा 2 स्टार, सिग्मा 1 स्टार। और फिर यहाँ सबकी सिमेट्री हमने लिख रखी है, सबके इलेक्ट्रॉन्स
हमने भर रखे हैं जो पिछले में हमने एक्सप्लेन किया था, और कंपेयर कीजिए, कोरिलेट कीजिए सिमेट्री को। देखिए यहाँ एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोडक्ट में भी एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ फिर रिएक्टेंट में एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोडक्ट में फिर एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ रिएक्टेंट में एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो प्रोडक्ट में भी एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन वाला है। यहाँ रिएक्टेंट में सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विदाउट इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विदाउट इलेक्ट्रॉन है। रिएक्टेंट में एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विदाउट इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विदाउट इलेक्ट्रॉन है। रिएक्टेंट में एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विदाउट इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विदाउट इलेक्ट्रॉन है। तो आप टोटल में ये कह सकते हैं कि जिस तरह की सिमेट्री हमको रिएक्टेंट में देखने को मिल रही है, एग्जैक्टली उसी तरह की सिमेट्री प्रोडक्ट में भी है। इसलिए ये प्रोसेस थर्मली अलाउड होगा, क्योंकि सिमेट्री कंजर्व हो रही है। तो हीट करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम इसी रिएक्शन को फोटोकेमिकली देखना चाहें, तो हम एक ही बात जानते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होगा कि यहाँ psi2 का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के psi3 में चला गया। अब psi3 HMO की तरह बिहेव करेगा, और प्रोडक्ट साइड में पाई का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के पाई स्टार में चला गया है, तो पाई स्टार विल बिहेव लाइक एन HMO। अब अगर हम सिमेट्री को कोरिलेट करके देखते हैं, तो यहाँ सिमेट्रिकल 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी सिमेट्रिकल 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिमेट्री मैच कर रही है। यहाँ सिमेट्रिकल 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई ऑर्बिटल सिमेट्रिकल नहीं, इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल हो, तो कह दीजिए कि सिमेट्री कंजर्व नहीं हुई, तो यहाँ क्रॉस मार दिया हमने। यहाँ एंटी सिमेट्रिकल 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ एंटी सिमेट्रिकल 2 इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ 2 इस तरफ कोई कंजर्व नहीं हो रहा, तो ये भी क्रॉस। तो आप कह सकते हैं कि कुछ सिमेट्री कंजर्व हो रही है, जैसे यहाँ S में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ A में कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ A में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ A में कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी A में कोई इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल में आप देखेंगे तो जिस तरह से रिएक्टेंट की सिमेट्री है, उस तरह से प्रोडक्ट की सिमेट्री आपको नहीं मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री कंजर्व नहीं हो रही है, रिएक्टेंट की सिमेट्री प्रोडक्ट में कंजर्व नहीं हो रही है। इसलिए सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसेस जो होगा वो फॉरबिडन प्रोसेस होगा। तो कभी फोटो इरेडिएट करने से रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर इसी रिएक्शन को हम FMO मेथड से देखना चाहें कि क्या सेम रिजल्ट मिलता है कि नहीं, तो FMO मेथड में हमने क्या कहा था आपको कि एक का HMO लेते हैं, दूसरा का LUMO लेते हैं, और दोनों के टर्मिनल एंड को हम ओवरलैप कराते हैं, और अगर सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रही हो तो समझ लीजिए कोई अलाउड प्रोसेस है, अगर नहीं हो रही है तो फॉरबिडन प्रोसेस है। अगर इसको थर्मली लें हम, तो जैसे कि हमने पहले स्लाइड में नहीं, इसकी सिमेट्री जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने डिस्कस किया था कि ये psi2 HMO है, ये ब्यूटाडाइन का है, और दूसरा मालिक्यूल जो है उसका पाई स्टार LUMO है। अगर इनको आप आपस में ओवरलैप कराइए तो देखिए कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब ये सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रही है। तो थर्मली आप कहेंगे कि रिएक्शन एग्जैक्टली पॉसिबल है, हीट करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप फोटोकेमिकली इस रिएक्शन को करवाना चाहें तो एक मालिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होगा और दूसरा मालिक्यूल आपका एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो मान लीजिए कि ब्यूटाडाइन आपका जो है वो एक्साइटेड हो गया, तो अब ब्यूटाडाइन एक्साइटेड हो गया तो psi3 HMO की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि psi2 पहले HMO था ग्राउंड स्टेट में। अब हमने एनर्जी दिया तो psi2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के psi3 में चला गया, तो psi3 विल बिहेव लाइक एन HMO। तो psi3 अगर हम HMO लें और पाई स्टार LUMO लें, तो देखिए एक ऑर्बिटल एक एंड पर तो ओवरलैप कर सकता है सुपरफिशियल, लेकिन दूसरे एंड पर इस पे ब्यूटाडाइन के ऑर्बिटल में पॉजिटिव साइन है, जबकि इथिलीन के ऑर्बिटल में नेगेटिव साइन है। तो ये क्रॉस हमने मारा हुआ है कि ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि नहीं ये फोटोकेमिकली फॉरबिडन प्रोसेस से हो नहीं सकता, क्योंकि जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनका फेज मैच नहीं कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी आप क्या ले सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ आप उसको इथिलीन को एक्साइट कीजिए और ब्यूटाडाइन को ग्राउंड स्टेट में रहने दीजिए। अगर आप इथिलीन को एक्साइट करते हैं तो इथिलीन का पाई इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में चला जाएगा, तो पाई स्टार उसका HMO की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ब्यूटाडाइन का LUMO psi3 है ही है, तो psi3 को अगर आप लेते हैं LUMO, फिर भी आप देखते हैं कि यहाँ एक एंड पर प्लस प्लस तो मैच कर रहा है, लेकिन दूसरे एंड पर प्लस इधर माइनस है, मैच नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि ये ऑर्बिटल जो ओवरलैप करने जा रहे हैं उनका फेज मैच नहीं कर रहा है, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सिमेट्रिकल फॉरबिडन प्रोसेस होगा, जैसा कि कोरिलेशन डायग्राम में भी देखने को मिला। तो आप कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं कि 4+2 साइक्लोएडिशन सिर्फ थर्मली अलाउड है, जबकि फोटोकेमिकली एक फॉरबिडन प्रोसेस है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ब्यूटाडाइन और डाइनोफाइल पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया जाए तो रिएक्शन के कंडीशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। कंडीशन का मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। तो इस बात को समझने के लिए हमको ये समझना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने जा रहे हैं।
जैसे एक मालिक्यूल का HOMO और दूसरे का LUMO। सपोज कीजिए कि ब्यूटाडाइन का HOMO हमने लिया हुआ है और डाइनोफाइल का LUMO हमने लिया हुआ है, और ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने जा रहे हैं। तो जब हम ब्यूटाडाइन और डाइनोफाइल का ऑर्बिटल एक साथ देख रहे थे पहले स्लाइड में, जहाँ से मैंने शुरुआत किया था ब्यूटाडाइन और डाइनोफाइल डाइसेल्युलर रिएक्शन का, वहाँ हमने देखा था कि psi2 और पाई स्टार के बीच में psi3 ऑर्बिटल है। मतलब आप कह सकते हैं कि psi2 और पाई स्टार के बीच में एक एनर्जी का गैप है, दोनों सेम एनर्जी लेवल पर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ लिखा कि डेल्टा ई एक एनर्जी गैप है। तो चूंकि दोनों ऑर्बिटल HOMO और LUMO एक एनर्जी लेवल पर नहीं है, तो जब ऑर्बिटल एनर्जी एक एनर्जी लेवल पर नहीं होंगे तो ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करेंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये एनर्जी गैप की वजह से ये नॉर्मल कंडीशन में इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको हम हाई टेम्परेचर पर कराते हैं रिएक्शन को, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। आप बुक उठा करके देखेंगे तो अगर सिंपल ब्यूटाडाइन और डाइनोफाइल लिया होगा तो रिएक्शन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा होगा। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करें कि ये एनर्जी गैप कम हो जाए, और ये एनर्जी गैप कैसे कम हो सकता है, इस डाइनोफाइल के LUMO की एनर्जी घटे और डाइन के HOMO की एनर्जी बढ़े, तो बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ते हैं और इसको घटाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर हमने इसमें लगा दिया तो इसकी एनर्जी घटने लगेगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने जोड़ दिया तो इसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो कोई एक लेवल आएगा जहाँ आकर के दोनों मैच कर जाएंगे। तो जितना स्ट्रांग इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे और जितना स्ट्रांग इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जोड़ेंगे, उतना ही दोनों की एनर्जी आपस में कोइंसाइड करने लगेगी, मिलने लगेगी, मैच होने लगेगी और रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में होने लगेगा। तो अगर आप इस रिएक्शन को बुक में उठा करके देखेंगे तो शायद यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा हो। तो इसीलिए आप हमेशा देखते हैं कि ब्यूटाडाइन के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा जाता है और डाइनोफाइल के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ा जाता है। जो हमारा अगला टारगेट है वो ये है कि ये रिएक्शन चूँकि डायल सेल रिएक्शन थर्मली पॉसिबल है, फोटोकेमिकली पॉसिबल नहीं। अगर ये थर्मल रिएक्शन हो रहा है तो हमने सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देख लिया कि सब्स्टिट्यूएंट हम अलग अलग जोड़ें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में समझें तो हम कहते हैं कि चूँकि सभी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंसर्टेड होते हैं तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। डायल सेल रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जहाँ प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब हम सबस्ट्रेट देख करके बता सकते हैं कि कैसा प्रोडक्ट बनने वाला है। इसमें एक दूसरा भी हम लोग टर्म पढ़ते हैं, रेजियो सेलेक्टिविटी। अगर डाइन और डाइनोफाइल में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। अब कौन सा प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट उसमें कम बनेगा। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एक ज़्यादा बनेगा, दूसरा कोई कम प्रोडक्ट बनेगा। तो एक को कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, दूसरे को कहेंगे माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह के को हम लोग कहते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी। रेजियो सेलेक्टिविटी मतलब हो गया कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सिलेक्शन में आएगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए ये ब्यूटाडाइन जो है वो सिस फार्म में है। यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, सिस 2,3 मिथाइल ब्यूटाडाइन है, ये सिस फार्म में है। और चूँकि ये रिएक्शन कंसर्टेड होता है तो इसलिए जब भी हम सिस ब्यूटाडाइन लेकर के चलते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट भी हमको सिस ही मिलता है। चूँकि अब आप देखिए कि ये हमने सिस यहाँ देख लिया सबस्ट्रेट, हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट भी हमारा सिस होगा क्योंकि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। इसी तरह से अगर यहाँ हम कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर 2 ग्रुप जोड़ दें और वो ट्रांसपोजिशन में रहें, जैसे 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, तो 2,3 मिथाइल ब्यूटाडाइन हम ले लें। तो चूंकि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है इसलिए जैसी सिमेट्री यहाँ है प्रोडक्ट में भी वैसी ही सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ अगर ट्रांस हम लेकर के चल रहे हैं, सिमेट्री नहीं ज्योमेट्री, जैसी ज्योमेट्री रिएक्टेंट में है वैसी ज्योमेट्री आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम लोग ट्रांस लेकर चल रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी ट्रांस ही मिलेगा। अब हम रेजियो सेलेक्टिविटी को देखते हैं और कहते हैं कि अगर आपका डाइन और डाइनोफाइल दोनों ही सब्स्टिट्यूटेड हों तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि डाइनोफाइल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, उसमें आप चाहे जिधर भी सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे वही एक नंबर हो जाएगा। तो इसलिए डाइनोफाइल के बारे में हम नहीं करके डाइन को कह रहे हैं कि डाइन में जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 1 पर हो सकता है या कार्बन नंबर 2 पर हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी होगी। या दो सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं तो एक कार्बन नंबर 1 पर होगा, एक कार्बन नंबर 2 पे होगा। अगर डाइन और डाइनोफाइल दोनों सब्स्टिट्यूटेड हैं और डाइन के कार्बन नंबर 1 पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसमें मेजर प्रोडक्ट 1,2 होगा।
अगर आप डाइन के कार्बन नंबर 2 पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ करके रखते हैं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट 1,4 होगा। और अगर दोनों ही डाइन के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों पर ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो प्रोडक्ट जो बनेगा मेजर वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो दोनों डाइन के सब्स्टिट्यूएंट हैं उसमें से किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज़्यादा है। हम अगले एग्जाम्पल में अगर इसको हम देखें, यहाँ आप देखिए कि यहाँ कार्बन नंबर 1 पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और डाइनोफाइल में भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक तो कि अगर ये 1,1 से ऐड हो तो 1,2 प्रोडक्ट बन जाएगा, और डाइन का 1 और डाइनोफाइल के 2 नंबर कार्बन से ऐड हो और डाइनोफाइल का 1 नंबर डाइन के 4 नंबर से ऐड हो तो 1,3 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट इसमें से 1,2 होगा, मतलब इसका परसेंटेज ज़्यादा बनेगा, इसका परसेंटेज कम बनेगा। इसी तरह से अगर कार्बन नंबर 2 पर हम डाइन के कार्बन नंबर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो भी दो पॉसिबिलिटी होती है। कार्बन नंबर 1 अगर इसका इससे जुड़ रहा है डाइनोफाइल के कार्बन नंबर 1 से तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से 1,3 पोजीशन पर होंगे, तो इसको कहेंगे 1,3 प्रोडक्ट। अगर कार्बन नंबर 1 डाइन का और डाइनोफाइल के कार्बन नंबर 2 से जुड़ रहा है तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से 1,4 पोजीशन पर होंगे, इसको कहेंगे 1,4 प्रोडक्ट। और इसमें 1,4 प्रोडक्ट मेजर होगा। क्यों होगा इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसी तरह से अगर ब्यूटाडाइन को हम देखें तो ब्यूटाडाइन के कार्बन नंबर 1 पर भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, कार्बन नंबर 2 पर भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ये 1,2 प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा कि 1,4 प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि X का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज़्यादा है कि Y का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, जैसा हमने यहाँ लिख रखा है। तो अब आप देखिए कि क्या कारण है कि रेडियो सिलेक्टिविटी में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक ज़्यादा बनता है एक कम बनता है। तो शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा डाइन है उसमें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ऐड करते हैं, जैसे कि FMO मेथड में हमने एक्सप्लेन भी किया। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ ये ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन डीलोकलाइज होगा इस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा है कि अगर लोन पेयर और डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा और इस तरह से एक आयनिक स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा डाइन का। ये स्पेशली डाइन का, ये रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, डाइन की बात हो रही है। तो यहाँ इस पर आप देख लीजिए कि कार्बन नंबर 4 पर एक निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखिए जो डाइनोफाइल है उसके केस में आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप है, COCH3 है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ विड्रा करेगा तो कार्बन नंबर 2 पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट, ये दोनों डाइन और डाइनोफाइल आपस में रिएक्ट करने जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप से रिएक्ट करेगा, न कि पॉजिटिव वाले से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ चूंकि कार्बन नंबर डाइन के कार्बन नंबर 4 पर नेगेटिव है और डाइनोफाइल के कार्बन नंबर 2 पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 4 नंबर 2 नंबर से हमेशा जुड़ेगा और 1 नंबर से जुड़ेगा, तो हमेशा 1,2 प्रोडक्ट ही बनेगा। इसी तरह से अगर आप 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने समझाया उसको आप यहाँ देख करके समझ सकते हैं कि कैसे 1,4 प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या रेडियो सिलेक्टिविटी, और मैंने इसको कोशिश किया कि मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ। अगर आपको कोई बात इसमें से नहीं समझ में आई हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर इसमें से आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और क्या नहीं समझ में आया तो हम उसको अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज़ के अंतर्गत मेरा एक और वीडियो आएगा जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन पर होगा, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद। हो सकता है कि मेरी वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी ना आ रही हो, क्योंकि मैं लॉकडाउन में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो हमारे पास माइक उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो। तो प्लीज़ आप हमको क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।